मिडिल ईस्ट या कहें मध्य पूर्व दुनिया के सबसे जटिल क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान में यहाँ 4 देशों में फेल्ड स्टेट और 3 अनवरत युद्ध चल रहे हैं। इनमें दुनिया भर की खास ताकतें अपने अपने निहित स्वार्थों के लिए एक दूसरे के पक्ष या विपक्ष में तेजी से पाले बदल रही हैं। ISIS, अलकायदा, हमास, हिजबुल जैसे अनगिनत आतंकवादी समूह वहां के देशों की सीमाओं और उनके बाहर भी हिंसा फैला रहे हैं। इस क्षेत्र में चल रहे इस लगातार संघर्ष की जड़ें 20वीं शताब्दी से स्पष्ट देखी जा सकती हैं, हालांकि इनकी शुरुआत इस्लाम के साथ ही हो जाती है। लेकिन इस तमाम उठापटक, गृहयुद्ध और विद्रोह के बीच 2 देश हमेशा शामिल होते दिखते हैं, सऊदी अरब और ईरान। ये दोनों कड़े प्रतिद्वंदी हैं और इनके बीच चलने वाला झगड़ा मिडिल ईस्ट के वहशी संघर्ष को समझने की कुंजी होगा। सऊदियों और ईरानियों ने अभी तक कभी भी एक दूसरे पर सीधे सीधे युद्ध की घोषणा नहीं की। बजाय इसके वे अन्य देशों में एक दूसरे के विरोधी पक्षों का समर्थन करके और उनके संघर्षों को उकसाकर पीछे के दरवाजे से लड़वाने का ही काम करते रहे। इसे प्रॉक्सी वॉरफेयर या हिंदी में शद्दम युद्ध नीति के रूप में जाना जाता है और इसका इस क्षेत्र पर एक विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। सऊदी और ईरान दोनों ही पड़ोसी देशों में होने वाले इन सिविल वॉर्स को जबरदस्त खतरों से ज्यादा भारी अवसरों के रूप में देखते हैं। कोई भी देश, मुख्यतः गरीब देश, अपनी सीमाओं के भीतर ऐसे संघर्षों के दौरान अपना विकास तो क्या ही करेंगे, प्रशासन तक नहीं चला पाते। आज सऊदी और ईरान की आपसी होड़ प्रभाव की एक लड़ाई बन गई है और पूरा मिडिल ईस्ट एक युद्ध का मैदान। इसलिए इसे नाम दिया गया है न्यू कोल्ड वॉर या नया शीत युद्ध। सबसे प्रसिद्ध शीत युद्ध संयुक्त राज्य और सोवियत संघ के बीच 40 वर्षों तक चलता रहा था। दोनों देशों ने उस दिन का इंतजार किया जब उनके झंडों तले दुनिया बढ़ती और इकट्ठी होती रही। पूरी दुनिया को अपने प्रभाव में ले लेने की ये होड़ आखिर 1991 में सोवियत संघ रूस के विघटन के साथ खत्म हुई। इस दौरान उन्होंने कभी एक दूसरे पर युद्ध की घोषणा नहीं की, लेकिन दोनों महाशक्तियां दुनिया भर में से प्रॉक्सी और शद्दम युद्धों को प्रोत्साहित करती रही और लोग आपस में उलझते रहे। प्रत्येक पक्ष ने जगह जगह पर तानाशाहों, विद्रोही समूहों, हथियारबंद संघर्षों को प्रायोजित ही नहीं किया, बल्कि अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए दूसरे देशों को गृह युद्धों के मुंह में भी जाने दिया। यूएस और सोवियत संघ की तरह सऊदी अरब और ईरान मिडिल ईस्ट की 2 शक्तिशाली प्रतिद्वंदी शक्तियां हैं। अंतर बस इतना है, ये विश्व पर प्रभुत्व के लिए लड़ने के बजाय केवल मध्य पूर्व में नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। सऊदी व ईरानी इस प्रतिद्वंदिता को ठीक से समझने के लिए इन दोनों आधुनिक देशों की उत्पत्ति को समझना होगा। 1900 की शुरुआत में अरब कैदी ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में एक दूसरे के खून की प्यासी जनजातीय कुनबों का एक एकत्रीकरण मात्र था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य टूट गया, जिससे इन जनजातियों को सत्ता के लिए आपस में लड़ने का और जोरदार मौका मिल गया। अल शऊद नाम की एक जनजाति ने अंग्रेजों की मदद से अंततः अधिकांश अरबी प्रायद्वीप को जीत लिया और 1932 में उन्हें सऊदी अरब साम्राज्य के रूप में मान्यता दी गई। इसके 6 साल बाद सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर तेल के भंडारों की खोज हुई और सऊदी एक पल में विश्व की सबसे अमीर राजशाही बन गया। इसी तेल के व्यापार से आए पैसे से वहां फैले रेत के बवंडरों के इर्द गिर्द सड़कों का जाल और भव्य शहरी जंगलों को खड़ा कर दिया गया और साथ ही इस तेल के लालच और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका ने भी सऊदी से गांठ जोड़ ली। इससे इतर फारस की खाड़ी के पूर्वी हिस्से में एक देश और उभर रहा था, नाम था ईरान। ईरान में भी बड़े पैमाने पर तेल भंडार और एक बड़ी मुस्लिम आबादी थी, लेकिन लगातार किए जा रहे विदेशी हस्तक्षेपों ने वहां अराजकता पैदा कर रखी। दरअसल 18वीं शताब्दी के बाद से ईरान पर रूसियों और ब्रिटिशों द्वारा 2 बार आक्रमण किया गया था और 1953 में तो अमेरिका द्वारा गुप्त रूप से वहां तख्ता पलट तक किया गया, जिसमें लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटा दिया गया और मोसादेक के स्थान पर उन्होंने एक सम्राट रजा शाह पहलवी को ईरान की गद्दी पर बैठाया, जो ईरान को एक धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी मॉडल के अनुकूल बदलने का काम करने लगा। लेकिन कहा जाने लगा कि रजा शाह के समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला और इसने अपनी गुप्त पुलिस सावक के दम पर जनमानस को प्रताड़ित भी किया। 1970 के दशक तक सऊदी अरब और ईरान दोनों में तेल आधारित अर्थव्यवस्थाएं थीं और दोनों को अमेरिका की सरकार का भारी समर्थन प्राप्त था।
ईरान के शाह की सत्ता भले ही शक्तिशाली थी, कट्टरपंथी मुल्लों, मौलवियों और मोमिनों के मन में उस सत्ता के प्रति कोई विश्वास या वैधता नहीं थी, जबकि इसके विपरीत सऊदी के लोगों का अपने राजतंत्र में विश्वास बना हुआ था। पर जनमानस में इन सरकारों के प्रति भावनाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि ईरान के मुसलमानों ने पश्चिमी मॉडल पर किए जा रहे शाह के सुधारों को इस्लाम के विपरीत माना। इस्लाम खतरे में है की आवाज बुलंद होने लगी और अंततः मौलाना अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति ने एक सुधारवादी शासन को उखाड़ फेंका। और उसके बाद शुरू हुआ सऊदी अरब और ईरान के बीच वास्तविक तनाव, जो आज भी जारी है। अयातुल्लाह खुमैनी एक मौलवी थे जिन्होंने पश्चिम समर्थित धर्मनिरपेक्ष राजशाहियों के खिलाफ खूब प्रचार किया था। उन्होंने ऐसी सरकार की वकालत की जो इस्लामी और मुल्लाओं के नेतृत्व वाली और लोकप्रिय हो, और इसकी स्थापना के लिए 1979 में उन्होंने इस इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व किया। यह मुस्लिम दुनिया में खलबली मचा देने वाला एक बड़े पैमाने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था, जिसने दुनिया भर के मुस्लिम राष्ट्रों, विशेष रूप से सऊदी अरब शासन की बातों की नींद उड़ा दी। उन्हें डर था कि अयातुल्लाह खुमैनी अरब आबादी को वहां के शासन के खिलाफ तख्ता पलट के लिए भड़काएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने ईरानी आबादी को वहां के शाह के खिलाफ भड़काया था। इस खतरे का एक धार्मिक पहलू भी था। अब तक सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का एकमात्र नेतृत्वकर्ता होने का दावा करता था। इसका मुख्य कारण यह भी था कि इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना सऊदी अरब में ही स्थित हैं, जबकि खुमैनी ने दावा किया था कि उनकी लोकप्रिय मुस्लिम क्रांति ने ईरान को मुस्लिम दुनिया का एकमात्र वैध मुस्लिम नेतृत्वकर्ता बना दिया है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि सऊदी अरब की ज्यादातर आबादी इस्लाम के सुन्नी मत को मानती है, जबकि खुमैनी और ईरान बहुसंख्यक शिया संप्रदाय वाला देश है। हालांकि सुन्नी और शिया मतों का यह विभाजन इन बर्बर जनजातियों के खून से सना हुआ था, लेकिन फिलहाल इनके बीच की आपसी होड़ का कारण मुस्लिम दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करना था। ईरान की मुस्लिम क्रांति के बाद सऊदी का डर तब और बढ़ने लगा जब ईरान ने अपनी इस क्रांति का निर्यात करना शुरू कर दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की 1980 की रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह ईरान ने इराक, अफगानिस्तान और सऊदी अरब में सरकारों को उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हुए वहां के शिया समुदायों की मदद करना शुरू कर दिया था। अब सऊदी को ईरान से लड़ने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने की जरूरत थी, जिसके लिए सऊदी ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और GCC का गठन किया। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC खाड़ी देशों की राजशाहियों का आपसी संगठन था। मिडिल ईस्ट में संघर्ष का मंच सज चुका था। एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ईरान के उदय ने अन्य पड़ोसी देशों के शासकों को भी बुरी तरह डरा दिया। सितंबर 1980 में सुन्नी सऊदी की सह पर तानाशाह सद्दाम हुसैन के शासन में सुन्नी इराक ने शिया ईरान पर आक्रमण कर दिया। वह ईरानी क्रांति को रोकने, शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने और ईरान के कुछ तेल भंडार को जीतने की आशा रखता था। जल्द ही इराक और ईरान के बीच का यह युद्ध खाई युद्ध नीति, रासायनिक हथियार और बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या में बदल गया। लेकिन जैसे ही ईरान ने युद्ध में बढ़त बनानी शुरू की तो सऊदी घबरा गया और खुलकर इराक के बचाव में आ गया। उन्होंने इराक को बिना किसी शर्त के धन, हथियार और रसद की सहायता प्रदान की। सऊदी के लिए महत्वपूर्ण हो गया था कि वे इराक को हराने से बचाएं और इराक को एक दीवार के तौर पर ईरान और अपने बीच में प्रयोग करते रहें। सऊदी की मदद से इराक वर्ष 1988 तक युद्ध लड़ता रहा और अब तक लगभग 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। ईरान ने इस युद्ध के लिए सऊदी अरब और अमेरिका को दोषी ठहराया। इस तरह तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था और अगले 15 साल तक इराक ईरान के लिए शद्दम युद्ध का एक मंच बना रहा। फिर पापों के भरे घड़े की परिणति के रूप में 2003 में अमेरिका पर 9/11 का हमला हो गया, जिसके बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर का नारा गढ़ते हुए इराक पर हमला कर दिया और सद्दाम को उखाड़ फेंका, जबकि न तो सऊदी अरब और न ही ईरान ऐसा होने देना चाहते थे, क्योंकि इराक उन दोनों के बीच एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा था। दरअसल 2003 के बाद अमेरिका को खुद ही अंदाजा नहीं था कि वह इराक में कर क्या रहा है। एक के बाद एक गलतियां होती रही, जिससे इस क्षेत्र में एक सिक्योरिटी वैक्यूम, एक असफल राज्य की स्थितियां पैदा हो गई। साथ ही इन हालातों ने इराक को आज तक चलने वाले सिविल वॉर में धकेल दिया। लेकिन अब
अमेरिका के सामने ये चुनौती बन गया कि सद्दाम की जगह किसको सत्ता सौंपी जाए। कई सशस्त्र विरोधी दलों ने बिना किसी सरकार वाले इराक पर नियंत्रण कर लिया। सुन्नी और शिया विद्रोही अचानक पूरे देश में फैल गए, जिनमें से कई कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों ने ऐसी अराजकता के बीच इस समय को सत्ता हासिल करने के एक मौके के तौर पर देखा। ये विद्रोही सऊदी अरब और ईरान द्वारा समर्थित थे और दोनों ही इराक की सत्ता हासिल करने की कोशिशों में लगे थे। सऊदी ने सुन्नी और ईरान ने शिया विद्रोहियों को पैसा और हथियार भेजना शुरू कर दिया। अब इसी अराजकता को निरंतरता दे दी अरब स्प्रिंग ने। दरअसल अरब स्प्रिंग 2011 में ट्यूनीशिया से शुरू होकर मध्य पूर्व में फैलने वाली राजशाही विरोधी और लोकतंत्र समर्थक जन आंदोलन की एक पूरी श्रृंखला थी। सऊदी यहाँ किसी भी तरह का लोकतंत्र समर्थित आंदोलन नहीं चाहता था। वे इस क्षेत्र को स्थिर रखना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि कोई ऊपर उठे और एक कट्टर एवं निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंके। वहीं ईरानी दशकों से चले आ रहे इस रीजनल ऑर्डर को पलटने के लिए दशकों से ही कोशिश में लगे थे। दोनों देश सऊदी अरब और ईरान इस आंदोलन को अलग नजरिए से देखते थे। प्रत्येक देश ने पूरे मिडिल ईस्ट में किसी न किसी समूह को पीछे से समर्थन देना शुरू कर दिया। इराक की तरह ही सऊदी अरब अन्य सुन्नी समूहों और सरकारों का भी समर्थन करने लगा और ईरान शिया समूहों को सुन्नियों के खिलाफ मदद करने लगा। ट्यूनीशिया में सऊदी ने सुन्नी तनाज़ा का समर्थन किया, जबकि ईरानियों ने विरोध किया। बहरीन में ईरान ने सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए शिया नेताओं का समर्थन किया। बदले में सऊदी अरब ने अशांति को रोकने के लिए सेना भेजी। दोनों देश लीबिया, लेबनान, मोरक्को में भी सत्ता को प्रभावित करने लगे। जैसे ही सऊदी अरब और ईरान ने इन देशों पर अधिक से अधिक दबाव डाला, वे ध्वस्त होने लगे। अब दोनों देशों के बीच झगड़ा एक कदम और आगे बढ़ गया जब इन्होंने इन देशों में अपनी सेना की तैनाती भी शुरू कर दी। यमन में सऊदी सेना केंद्रीय सरकार की मदद करने के लिए मैदान पर है। वे विद्रोहियों से लड़ रहे हैं जिन्हें हाउथी कहा जाता है, जो एक ईरान द्वारा समर्थित समूह है। इसका उल्टा सीरिया में हो रहा। यहाँ शिया तनाज़ा बशर अल असद के समर्थन में ईरानी सेना उनके समर्थकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है, जिनमें से हिजबुल्लाह जैसे कुछ चरमपंथी गुट भी हैं जो सरकार समर्थित हैं। वे विद्रोही सुन्नी समूहों से लड़ रहे हैं जो सऊदी समर्थक हैं, जिनमें सबसे प्रमुख ISIS है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसी गृहयुद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा तो की जा सकती हैं, लेकिन ये भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कि इसके बाद क्या होगा। ईरानी और सऊदी दोनों को लगता है कि इन गृहयुद्धों में जो चीजें हो रही हैं उससे उनके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित खतरे में हैं, जिसके लिए वे एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। मध्य पूर्व में जितने अधिक नागरिक युद्ध छिड़े, उतने ही सऊदी अरब और ईरान भी इनमें उलझते चले गए। अब शीत युद्ध की आहट अन्य देशों से भी आ रही है। सऊदी सरकार कतर को लगातार धमकी दे रहा है। कतर एक छोटा खाड़ी राज्य है जो ईरान के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा था। इसी बीच सीरिया और इराक में आतंकवादी समूह ISIS हार के करीब है और सऊदी एवं ईरानी दोनों ही उस क्षेत्र पर नियंत्रण बढ़ाने की ओर प्रयासरत हैं। हालांकि ISIS के आतंकी गूंज पेरिस से लेकर अब श्रीलंका तक भी सुनाई दी है, पर कौन जाने ये उनकी दरकती जमीन की निशानी ही हो। आज पूरी दुनिया ही इन कट्टरपंथियों से त्रस्त है और न्यूजीलैंड जैसी घटनाएं पानी के सर से ऊपर आ जाने की परिस्थितियों को ही दिखाती है। यह एक ऐसा शीत युद्ध है जिसके निष्कर्ष अविश्वसनीय और अकल्पनीय हो। जिस तरह की अस्थिरता मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, यह कहना मुश्किल है कि कोई वेस्टफेलिया जैसी संधि भी इसे सुलझा पाए।